ये पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स के विद्यार्थियों को एक बार पुनः वेलकम है। यहाँ हम लोग अध्याय 4 से लगातार कई सीरीज के रूप में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ कर्नाटक में अंग्रेजी सत्ता की जो स्थापना की बात है, इसमें कर्नाटक में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना किस प्रकार से होती है। इस बीच में आज हम लोग अगले सीरीज में देख रहे हैं कि यहाँ फ्रांसीसियों की असफलता कैसे होती है और अंग्रेजों की सफलता किस प्रकार से मिलती है। तो यहाँ फ्रांसीसियों की असफलता और अंग्रेजों की सफलता के कारणों को जिक्र करना है कि इसके क्या कारण थे कि फ्रांसीसी साम्राज्य भारत से असफल हो गई और अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी हुकूमत भारत में सफल हो गई, अर्थात अंग्रेजों की शासन व्यवस्था भारत के लिए यहाँ स्थापित हो गया। तो इस बातों पे अगर हम विचार करते हैं तो इसमें कई कारण आते हैं। इस कारण को जानने से पहले अगर हम देखेंगे कि साम्राज्य की जो स्थापना का बात आता है, साम्राज्य की स्थापना का जो परिस्थिति होता है वह एक तरह से स्थापना की अगर हम विशेष में कहें तो यहाँ कमी की जाती है, यानी कि साम्राज्य की जो स्थापना अगर करने की बात आता है, जिसमें उसी के रूप में यहाँ अगर हम तुलना करें तो यहाँ तुलना के रूप में जैसे अनुकूल जो परिवेश होता है, अनुकूल अवसर होता है, इसका लाभ उठाकर कोई राष्ट्र नए भू क्षेत्र का या नए भू क्षेत्र पर साम्राज्य स्थापित कर लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का इतिहास भी अगर देखा जाए तो इसका कोई अपवाद नहीं होता है। भारत का इतिहास भी इसी प्रकार का होता है कि फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों साम्राज्य जो हैं, इनकी स्थापना की जो दिशा है वह बिल्कुल ही सक्रिय है कि यहाँ दोनों अपने अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ फ्रांसीसियों की सफलता होता है और अंग्रेजों की सफलता मिलती है। अर्थात किसी भी कार्य को करने के पीछे किसी को हारना और किसी को तो जीतना पड़ता है। अर्थात भारत में जो फ्रांसीसी साम्राज्य है, यहाँ फ्रांसीसी साम्राज्य का श्रेय अगर कहा जाए तो डुप्ले के ऊपर दिया जाए तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं हो सकता है कि यहाँ डुप्ले को ही इसका श्रेय दिया जा सकता है। डुप्ले की महान योजनाएं जो थी या महान योजनाएं थी, बुस्सी की कूटनीति चाल था और फिर लैली का उत्साह आप देख सकते हैं। अंत यह सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ फ्रांसीसी जो साम्राज्य है वो बिल्कुल असफल हो जाता है और वहीं फ्रांसीसी साम्राज्य की यहाँ स्थापना का स्वप्न जो होता है हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाता है। और फ्रांसीसियों की असफलता के बारे में अगर कहा जाए कि क्या कारण है या अंग्रेजों के यहाँ विजय प्राप्त करने के क्या कारण है, तो दोनों का एक ही कारण हो सकता है। इस कारणों को हम अलग अलग बिंदुवार चर्चा कर सकते हैं। अगर हम अलग बिंदुओं के रूप में देखें तो सबसे पहले अगर पॉइंट के रूप में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले कहेंगे कि अंग्रेजी कंपनी की सुदृढ़ स्थिति। सबसे पहला अगर पॉइंट देते हैं तो अंग्रेजी कंपनी की सुदृढ़ स्थिति। अंग्रेजी कंपनी की सुदृढ़ स्थिति किस प्रकार से होता है, इस पे अगर हम विचार करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी एक गैर सरकारी कंपनी के रूप में यहां भारत में स्थापित हुआ था और व्यक्तिगत कंपनी होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, यह कंपनी का संचालक मंडल जो थे तथा उसके अधिकारी जो थे अधिक से अधिक उद्यमी और साहसी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते थे। इंग्लैंड की सरकार अंग्रेजी कंपनी के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का काम नहीं करती थी। कंपनी के जो अधिकारी होते थे उनका भविष्य लाभ हानि से संबंधित सुदृढ़ हो गया था, यानी लाभ हानि से संबंधित था। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना यह इंग्लैंड के कंपनी का एक उद्देश्य था। वे अधिक परिश्रम इसीलिए करते थे और अधिक परिश्रम करके उसमें थोड़े से दिनों में अंग्रेजी कंपनी की स्थिति भारत में एक तरह से कहा जाए तो बहुत मजबूत की स्थिति में हो चुकी थी। इसके साथ साथ हम फ्रांसीसी कंपनी की बात करते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी जो थी वह सरकारी थी और फ्रांसीसी कंपनी सरकारी होने के कारण कंपनी जो थी फ्रांसीसी कंपनी में यहाँ राज्य और मंत्रियों की पूंजी बिल्कुल लगी हुई थी और अंत तक कंपनी जो थी यहाँ फ्रांसीसी कंपनी का संगठन और संचालन जो था वह राजकीय आदेश के अनुसार किया जाता था। यहाँ व्यक्तिगत कोई निर्णय नहीं होता था, यानी कि वहां के राजा के माध्यम से जो आदेश होता था उसी आदेश का पालन भी यहाँ पे किया जाता था। और इसका परिणाम यहाँ देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सरकार जो थी वह बिल्कुल कमजोर हो गई थी, वह अपने आप में ही कमजोर थी। तो दूसरे देश में अपने कंपनी को कैसे सहयोग कर सकती है। राजनीतिक उथल पुथल होने के कारण यहाँ फ्रांस की जो सरकार थी वह भारत में फ्रांसीसी कंपनी का अपना संरक्षण करने में असफल हो गई। फ्रांस की सरकार कंपनी का प्रबंधन अपनी औपचारिक नीति का एक अंग समझकर कर रही थी। भारत की तुलना में वह अमेरिका पर अधिक ध्यान देने का काम करती थी,
क्योंकि वहां फ्रांस की जो सरकार थी वह भारत पे भी उस समय अपना उपनिवेश स्थापित कर रहे थे और अमेरिका में भी कर रहे थे, तो वहां भारत से ज्यादा अमेरिका पे ज्यादा ध्यान देती थी। और ऐसी अवस्था का अगर कहा जाए कि सरकार की उपेक्षा, अगर धनाभाव की बात किया जाए या धनाभाव की स्थिति, अधिकारियों में परिवर्तन आदि की बात किया जाए, इसी कारण से कंपनी जो थी या कंपनी फ्रांसीसी कंपनी की हालत दिन प्रतिदिन कमजोर होते हुए नजर आने लगी। दूसरी अगर हम ध्यान देते हैं तो अंग्रेजी कंपनी जो थी उत्तरोत्तर विकास करके अपने परिवर्तन को बिल्कुल सुदृढ़ करने का काम कर ली थी या करती जा रही थी। अतः अंग्रेजों के साथ साम्राज्य निर्माण करने की जो दिशा थी उस दिशा में फ्रांसीसी बहुत पीछे पिछड़ चुके थे। दूसरी बात अगर हम करें, दूसरे पॉइंट के रूप में देखें तो दूसरा पॉइंट हम दे सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति में आप देख सकते हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार का था, यानी भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए भौगोलिक दशा क्या उत्तरदायी था। इस बातों पे भी अगर हम ध्यान देते हैं तो अंग्रेजों की तुलना में फ्रांसीसियों के पास या भारत से में सुविधाजनक स्थानों का बिल्कुल अभाव था। फ्रांसीसियों की शक्ति जो थी उस शक्ति का केंद्र पांडिचेरी जगह को स्थापित किया गया था। पांडिचेरी का बंदरगाह बहुत छोटा बंदरगाह हुआ करता था। वहां माल लाने और भेजने की जो उतनी सुविधा की बात किया जाए तो उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। पांडिचेरी की तुलना में अंग्रेजों ने मद्रास में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोलने का काम किया था, जिसका अगर सामुद्रिक महत्व कहा जाए तो कई गुना यहाँ जो पांडिचेरी से तुलना किया जाए तो पांडिचेरी से कई गुना अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। पुनः पश्चिमी तट पर मुंबई की तरफ फ्रांसीसियों के पास कोई महत्वपूर्ण नगर नहीं था और महत्वपूर्ण नगर नहीं रहने के कारण अंग्रेजों की स्थिति जो थी वह बिल्कुल ही अधिक, यहाँ अंग्रेजों की स्थिति अधिक सुविधाजनक थी और फ्रांसीसियों के पास मॉरिशस का एक बंदरगाह था। लेकिन भारत से दूर रहने के कारण समय पर सहायता प्राप्त करने में फ्रांसीसियों को काफी कठिनाई हो जाती थी और भौगोलिक सुविधा का लाभ उठाकर अंग्रेज जो होते थे वे अपने नाविक शक्ति को शक्तिशाली बनाकर फ्रांसीसियों को पराजित करने में एक तरह से सफलता की बात की जाए तो उन लोगों ने सफल होने में भरसक प्रयास करते रहे। फिर अगर हम देखते हैं कि तीसरे पॉइंट के रूप में, तो तीसरा पॉइंट होता है आर्थिक स्थिति में अंतर। आर्थिक स्थिति में अंतर, तो इस पे अगर हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अंग्रेजी जहाजों के द्वारा अधिक बड़े पैमाने पर वस्तुओं का आयात निर्यात करने का काम स्वाभाविक रूप से किया जाता था। व्यापारिक विकास के साथ साथ अगर कंपनी की आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो यह कंपनी की स्थिति दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होते हुए नजर आ रही थी या दिन प्रतिदिन उसका विकास होते जा रहा था। बंगाल पर जैसे ही अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों का अधिकार हो जाने के बाद यहाँ अंग्रेजी कंपनी की आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाती है। और इतना ही नहीं, वह इंग्लैंड की सरकार को भी धन देने की स्थिति में अपने आप में आ जाती है, यानी स्वयं उसके पास धन की बात हटा दीजिए तो वे अपने पास कमाए हुए धन से वे इंग्लैंड को भी देना शुरू कर देती है। परंतु फ्रांसीसी कंपनी की आर्थिक स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रह पाई। हमेशा वह फ्रांस से सहयोग की बात आने लगा, उससे व्यापार में लाभ बहुत कम होता था और इसके साथ सरकारी जो सहायता की बात आता है कि सहायता के बल पर वह अपना उद्देश्य पूरा करने का प्रयास करती थी। तो सरकारी सहायता कब तक लगाया जा सकता है, यानी कि किसी दूसरे देश में अपना उपनिवेश स्थापित करने के लिए सरकार की स्थिति अगर सुदृढ़ होगी तो ही हो सकता है। तो वहां सरकार की स्थिति भी सुदृढ़ नहीं थी। अतः संगठन और भौगोलिक सुविधा के बाद अगर हम देखेंगे तो आर्थिक स्थिति से फ्रांसीसी अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा करने में पीछे छूटने लगे और प्रारंभ में अगर कहा जाए तो यहाँ योग्य नेतृत्व और योग्य नेतृत्व के साथ साथ परिस्थिति विशेष की बात किया जाए कि परिस्थिति विशेष के कारण भी आर्थिक सफलता नहीं मिल पा रही थी। परंतु बाद में अगर कहा जाए इसमें कि वर्षों में जब बंगाल के यहाँ विजय हो जाता है अंग्रेजों के हाथों में या अंग्रेजों के पक्ष में जब विजय हो जाता है तो अंग्रेजों की बराबरी में वे फ्रांसीसी कंपनी नहीं आ पाती है और उनकी शक्ति धीरे धीरे स्वतः ही नष्ट होते चली जाती है। पुनः इसके अगले पॉइंट के रूप में देखेंगे कि अगले पॉइंट में जैसे है कि फ्रांसीसी सरकार की, जैसे अगर हम कहें चौथे पॉइंट में,
फ्रांसीसी सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति। तो फ्रांसीसी सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति किस प्रकार की थी, इस पे अगर हम जिक्र करते हैं तो फ्रांस की सरकार जो है वो भारत के प्रति सर्वदा उपेक्षा के नीति अपनाकर चलती है। फ्रांस जो है यूरोपीय या यूरोप में अपना धाक जमाने के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रहता है। वो हमेशा चाहता है कि यूरोप में मेरा धाक बना रहे। वह भारत की अपेक्षा कनाडा के भौगोलिक जो स्थिति है या कनाडा के जो औपनिवेशिक स्थिति है उसका विस्तार करने में बहुत ध्यान देता है, और इसका परिणाम देखने के लिए मिलता है कि भारत की ओर फ्रांसीसी सरकार का कुछ ध्यान जो होता है उस तरह का नहीं होता है, और ध्यान नहीं दे पाने के कारण यूरोप और अमेरिका में एकमात्र अगर कहा जाए कि एकमात्र युद्ध करने के फलस्वरूप फ्रांस की सरकार जो होता है उसकी स्थिति इतनी कमजोर हो जाती है कि यूरोप में फ्रांस के अनेक शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। और जैसे ही यूरोप में फ्रांस के कई शत्रु उत्पन्न होते हैं, इस तरह से आंतरिक सुरक्षा के रूप में उलझे रहने के कारण फ्रांस की सरकार जो होती है वह बिल्कुल ही यहाँ समय पर भारतीय फ्रांसीसी कंपनी को न तो सहायता देने का काम कर पाती है और न ही आर्थिक मदद देने के रूप में वे सक्षम हो पाती है। इस तरह से फ्रांस केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों में भी औपनिवेशिक होड़ में अंग्रेजों से पीछे पिछड़ने का काम कर जाते हैं। अगले बिंदु के रूप में देखें तो यहां पाएंगे कि पांचवा में अगर कहें कि अंग्रेजों की जो नाविक की स्थिति होता है, यानी कि नाविक शक्ति की बात किया जाए कि नाविक शक्ति की श्रेष्ठता, अंग्रेजों की नाविक शक्ति की श्रेष्ठता। तो अंग्रेजों का नाविक शक्ति जो होता है वह खासकर आप इस पे बात करेंगे कि 1743 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच में जो यह आपका तृतीय यहाँ कर्नाटक युद्ध होता है, तो यहाँ प्रथम होता है, द्वितीय होता है और तृतीय होता है। तो तृतीय युद्ध तक आप देखेंगे कि इसके बीच में यूरोपीय कंपनी जो होता है वह शक्ति विस्तार का मुख्य आधार यहाँ नाविक शक्ति पर वह ध्यान देने का काम करते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी नाविक शक्ति को ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में के बाद बिल्कुल सुदृढ़ कर लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फ्रांसीसी जो कंपनी थी, नाविक शक्ति की तुलना में अंग्रेजों ने अपनी नाविक श्रेष्ठता को या नाविक शक्ति को एक तरह से प्रमाणित कर दिया था। शुरू में डुप्ले की सफलता की बात जो हम लोगों ने जिक्र किया था, इसका मुख्य कारण यही था कि अंग्रेजों ने अपनी नाविक शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। बाद में जैसे ही युद्ध हुआ तो उस युद्ध में फ्रांसीसी नौसेनापति लावर्दिनो की बात हमने किया था पिछले सीरीज में कि लावर्दिनो और काउंट डीएच दोनों अंग्रेजों के हाथों से पराजित हुए थे। और इसके साथ साथ सप्तवर्षीय युद्ध जब हुआ था, इसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे यहाँ पिट ने फ्रांस को यूरोप के जो युद्ध थे, इस यूरोप के युद्ध में फंसाए रखने का काम महत्वपूर्ण रूप से किया। और इसके साथ अगर इसके फलस्वरूप अगर हम बातें करें, इसके फलस्वरूप अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पाएंगे कि आगामी वर्षों में या आगामी जो आने वाले जो समय है उसमें नेपोलियन बोनापार्ट का तक को यह हरा देने में अंग्रेज लोग महत्वपूर्ण अपना जो नाविक सैनिक है उसको मजबूत कर लेते हैं। फ्रांसीसियों के पराजय का मुख्य कारण उनकी नाविक दुर्बलता को कहा जाए तो इसमें कहीं शक नहीं है। अंग्रेज सैनिक अपनी शक्ति का इतना अधिक विस्तार कर चुके होते हैं कि वे विस्तार करने के साथ सिकंदर महान अथवा नेपोलियन के आक्रमण का प्रयास भी यहाँ पे विफल हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम कहें तो बंगाल में, मुंबई में, मद्रास में अंग्रेजों की नाविक शक्ति का मुख्य केंद्र हो जाता है। और खासकर यह सुविधा के साथ ही फ्रांसीसियों की सहायता के साथ या फ्रांसीसियों की सहायता पहुंचाने में यह बाधा भी डाल सकते थे। ऐसे स्थिति अपना नाविकों का बना चुके थे। और फिर अगर हम अगले बिंदुओं का बात करें तो अगले बिंदुओं में देखेंगे कि फ्रांसीसियों का आपसी संघर्ष, तो इसमें जैसे आप पीछे पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि फ्रांसीसियों में जैसे फ्रांसीसी अधिकारी जो थे एक दूसरे का वे स्वयं ही विरोध करते थे। फ्रांसीसी अधिकारी की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती थी।
वे किसी प्रश्न पर समान दृष्टिकोण अपनाने में बिल्कुल हिचकते थे। उनके अंदर एक तरह के मनोभाव नहीं होते थे, एक तरह के विचार नहीं होते थे, एक तरह के कार्यकलाप नहीं होते थे। अगर हम उदाहरण के रूप में बातें करें तो आप देखेंगे यहाँ कि लावार्दीनो है, डुप्ले हैं, एक तरह से ये योग्य रहते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल झगड़ते रहते थे। इनमें योग्यता की कहीं कमी नहीं थी, लेकिन आपसी मनमुटाव इन लोगों के बीच में भरा हुआ था। डुप्ले की और यहाँ फिर बुशी की बात करते हैं। बुशी का नीतिगत प्रश्न पर कभी भी एक मत ये लोग नहीं हो पाए, एक साथ एक विचारों को एक पटल पे इन लोगों ने कभी भारत में काम ही नहीं कर पाया। काउंट डी लेली की बात फिर करिए कि काउंट डी लेली DHA सर्वोच्च अधिकारी होते हुए भी कठिन परिस्थितियों में एकता कायम अपने आप में नहीं रख पाते थे। जब कठिन परिस्थिति में भी होते थे तो वे आपस में एकरूप नहीं हो पाते थे। और लेली ने अपने व्यवहार में छोटे छोटे जो अधिकारी होते थे वैसे अधिकारियों को भी अप्रसन्न कर दिया था, जिससे छोटे अधिकारी इनको पसंद नहीं करते थे। और जब तक छोटे निचले स्तर के पदाधिकारियों को हम खुश नहीं कर सकते हैं तो ऊंचले स्तर के पदाधिकारी होने पे हम अच्छे ढंग से शासन भी नहीं कर सकते हैं। और यही स्थिति थी फ्रांसीसी, यानी खासकर इस स्थितियों को देखिए, फ्रांसीसी जो कंपनी था, अधिकारी ऐसे व्यवहार के रूप में भारतीयों और मुसलमानों जैसा बिल्कुल हो गया था। आपसी मतभेद और झगड़े के फलस्वरूप वे संगठित होकर कभी अंग्रेजों का एक दूसरे का सामना, यानी अंग्रेजों का सामना वे लोग नहीं कर पाए। फ्रांसीसी अधिकारी अंग्रेजों की तुलना में अधिक योग्य थे और अधिक साहसी थे, इसमें कहीं शक नहीं है कि ये बहुत योग्य थे, बहुत साहसी थे, लेकिन आपसी इन लोगों का मन मुटाव इस प्रकार का था कि अंग्रेजों का सामना कभी नहीं कर सके। अंग्रेज निम्न स्तर से उठकर एक श्रेष्ठता की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, जबकि फ्रांसीसी जो थे यह श्रेष्ठ रहकर भी निम्न स्तर की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। इन दोनों में क्या अंतर देख रहे हैं कि एक जो है निम्न स्तर से बढ़ रहा है और दूसरा उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ आ रहा है। तो यही स्थिति था फ्रांसीसियों का कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे और अंग्रेजों का था कि निम्न स्तर से ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, आपसी संघर्ष के कारण ही। क्योंकि आपसी संघर्ष फ्रांसीसियों के पराजय के लिए अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो इसमें कहीं शक नहीं है कि आपसी संघर्ष है यहाँ फ्रांसीसियों के पराजय की महत्वपूर्ण स्थिति बना। फिर अगले पॉइंट के रूप में देखेंगे कि अंग्रेजों की, यहां 7वें पॉइंट में देखेंगे अंग्रेजों की आर्थिक संपन्नता। अंग्रेजों की आर्थिक संपन्नता, तो अंग्रेजों की आर्थिक संपन्नता में अगर देखते हैं कि आय की तुलना में अगर हम बात करें तो अधिक व्यय करने वाली जो कंपनी थी, अधिक व्यय करने वाली शक्ति थी, यानी कि आय से ज्यादा जो व्यय करता है वह कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो पाता है। यही स्थिति यहाँ पे भी लागू था। फ्रांसीसी इस तथ्य की उपेक्षा करके भारत में साम्राज्य कायम करने के सपने भले ही देख रहे थे, लेकिन फ्रांसीसी व्यापार में सफलता पाने के बाद यदि युद्ध करते हैं तो वे सफलता की आशा रख सकते थे। लेकिन डुप्ले की बात अगर कहा जाए कि डुप्ले जो था, बुशी अथवा लेली की बात किया जाए, इन लोगों ने किसी ने भी युद्ध चलाने के लिए धन संग्रह करने का काम कभी नहीं किया कि धन संग्रह जब तक होगा नहीं तब तक युद्ध किया नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों ने सदा व्यापारिक विकास की ओर ही अपना ध्यान आकृष्ट किया और खासकर वे आर्थिक रूप से बिल्कुल संपन्न हो चुके थे और इतनी संपन्नता हो चुकी थी कि प्लासी का जो लड़ाई की बात होता है, अर्थात प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो प्लासी की लड़ाई आप समझ रहे हैं कि 1757 ईस्वी में हुआ था, यह अंग्रेजों के लिए निर्णायक लड़ाई के रूप में माना जाता है। और इस तरह से यह दावा किया जा सकता है कि फ्रांसीसी को भारत के किसी भी भाग में पराजित होने का यह दावा कर सकते थे। वस्तुतः क्लाइव जो थे, क्लाइव का दावा सही साबित हुआ और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की आर्थिक संपन्नता की अगर दृष्टि से बात किया जाए कि इसमें कोई तुलना ही करने की बात नहीं की जा सकती है कि आर्थिक स्थिति में दोनों की अगर हम तुलना करें तो यह तुलना करने के योग्य नहीं था। फ्रांसीसी कंपनी जो था भारतीयों के, यानी भारतीय धन के सहारे ही भारत में साम्राज्य कायम करने की स्थिति में थे। वे चाहते थे कि भारत के से धन कमाए और इसी से हम लड़ाई करते रहें और इस तरह से वे कमा कर और लड़ना चाहते थे, परंतु वे इस धन का संग्रह कभी करने का प्रयास ही नहीं किए कि जो कमाते थे उसका संग्रह कर सके, और न ही व्यापार बढ़ाने का वे प्रयत्न ही कर रहे थे। और इन दोनों के अभाव में जब डुप्ले ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाने का काम किया तो उसी समय फ्रांसीसी कंपनी जो थी, इनका पतन का रास्ता धीरे धीरे साफ होते हुए नजर आया। फिर हम अगले पॉइंट के बारे में देखेंगे तो यहाँ सैनिक के हिसाब से देखेंगे कि सैनिक संगठन की बात, यानी कि इसके 8वें पॉइंट में देखेंगे सैनिक संगठन। तो सैनिक संगठन में हम क्या पाएंगे
कि जैसे ही फ्रांसीसी और अंग्रेजों के सैनिक संगठन की बात करते हैं तो अंग्रेजी सेना का संगठन जो था एक तरह से उच्च कोटि का संगठन माना जा सकता है। ये युद्ध कला और कुशल नेतृत्व के कारण, अनुशासन प्रिय होने के कारण इसे उच्च कोटि का सेना माना जा सकता है। वहीं आप फ्रांसीसी सैनिक में देखेंगे तो उन लोगों के बीच में आपसी फूट खुद ही बना हुआ था, आपसी मतभेद बना हुआ था, और आपसी मतभेद होने के कारण एकता का अभाव इन लोगों में देखा जा रहा था। वे लोग एकजुट नहीं थे, एक रूप नहीं थे, एकता के अभाव में थे, और यही कारण हुआ कि फ्रांसीसियों की पराजय हुआ। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें कि फ्रांसीसियों के नौसेना और नौसेना के साथ साथ जो स्थल सेना है, या दोनों पे जैसे सुदृढ़ता की बात की जाए तो दोनों में सुदृढ़ता का बिल्कुल अभाव था। वो अंग्रेजों की तुलना में बिल्कुल सुदृढ़ नहीं थे। जो लैली की बात इसके पहले ही जिक्र किया गया था कि इसकी अवहेलना करके फ्रांसीसी जो थे यानी नौसेनापति काउंट DH मॉरिशस स्वतः भागने का काम कर गए। यानी कि देखे कि जब हम जकड़ रहे हैं, चारों तरफ से फंस रहे हैं, तो मॉरिशस भाग गए, और लौट कर जब आए तो अंग्रेजों के द्वारा वे लड़ाई जब लड़े तो उसमें पराजित भी हो गए, क्योंकि एक एक करके अलग अलग ढंग से लड़ाई लड़ना मुश्किल है। जब तक एकरूपता और संगठन के कारण लड़ाई लड़ के जीतने का काम करना होगा, और जब तक संगठन के साथ नहीं लड़ेंगे तो लड़ाई में हारना निश्चित है कि तय है। और इस तरह से अंग्रेज जल और थल सेना के बीच में एक तरह से संबंध कायम रखते थे, और खासकर यही कारण है कि सैनिक संगठन का लाभ उठाकर अंग्रेज विजयी हुए और यहाँ पे फ्रांसीसियों का पराजय का मुंह देखना पड़ा। पुनः अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में पाएंगे कि यूरोप में, 9वें पॉइंट में देखेंगे कि यूरोप में फ्रांसीसियों की पराजय, यूरोप में फ्रांसीसियों की पराजय। तो जैसे हम देखेंगे कि यूरोप में जो युद्ध चल रहा था, जैसे उसमें सप्तवर्षीय युद्ध का बात अभी कई बार हमने जिक्र किया, तो सप्तवर्षीय युद्ध में अर्थात यूरोप में जो फ्रांसीसी अमेरिका जीत नहीं पाते थे, उस पर उसका जिसका असर भारत पर भी देखने के लिए मिला कि वहां पे जो फ्रांसीसी जो थे वो नहीं जीत पाए, उसका असर यहाँ निश्चित रूप से पड़ेगा। डुप्ले की जो दुर्बलता और उसकी असफलता की बात किया जाए तो यहाँ फ्रांसीसी कंपनी जो थी वे हार से अपने आप को निश्चित बना चुकी थी कि हमें हार स्वाभाविक रूप से मिलना तय है। अब इसके साथ साथ अगर हम इन तमाम बातों का जिक्र करते हैं तो यहाँ देखेंगे कि उत्तर आंग्ल जो फ्रांसीसी संघर्ष होता है, तो उत्तर आंग्ल में फ्रांसीसी संघर्ष की बात अगर देखेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद जो आंग्ल स्थिति होता है, यानी आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का अंत नहीं हुआ था। पराजित भारतीय या पराजित फ्रांसीसी भारत के ने अपनी शक्ति को पुनः यहाँ स्थापित करने के लिए वे प्रयत्नशील भले ही थे, लेकिन 1777 ईस्वी में जब नाना फडणवीस को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने की चेष्टा यहाँ सेंट लुबिन के द्वारा किया गया था, तो सेंट लुबिन ने जब अंग्रेजों के खिलाफ में भड़काया था नाना फडणवीस को, तो अमेरिका में स्वाधीनता संग्राम के अवसर पर मैसूर के शासक हैदर अली और को फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ काफी मदद करने का काम किया था। बूसी जो थे फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था। वर्साई के संधि के बाद पांडिचेरी जो थे यहाँ, जिस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर रखा था, फ्रांसीसियों को वारन हेस्टिंग्स के समय में या वारन हेस्टिंग्स के समय लौटा दिया गया। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान के साथ साथ फ्रांसीसियों के साठगांठ एक तरह से बना हुआ था, और खासकर यहाँ ब्लेसली के समय में मैसूर के जो विरुद्ध आक्रमण, और उसमें आप पाएंगे कि जब आक्रमण हुआ था अंग्रेजों की सफलता के कारण अगर हम बात करें तो यहाँ फ्रांसीसियों के साथ एक जो योजना बनाई गई थी, अर्थात फ्रांसीसियों की योजना अधूरी ही रह गई, और इसके साथ अंग्रेजों ने या अंग्रेज जो थे इन्होंने फ्रांसीसियों का जो विरोधी हुआ करते थे, अर्थात फ्रांसीसियों के विरोधी हरकतों का ध्यान में रखकर 1803 ईस्वी में पांडिचेरी पर पुनः अधिकार कर लेने में कहीं शक नहीं जाहिर किए। और लेकिन अगर हम कहें कि 1814 ईस्वी में पांडिचेरी फिर फ्रांसीसियों को दे दिया गया, लेकिन आंग्ल फ्रांसीसी जो संघर्ष हुआ था, इस संघर्ष की बागडोर भारत के बदले यहाँ यूरोपीय जो परिस्थितियां थी, इस परिस्थितियों के हाथ में दे देने का काम किया गया। फिर यहाँ यूरोप में दोनों शक्तियों के बीच युद्ध होने की जो दशा था, इस पर भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसी सक्रिय हो उठते थे, और संधि के बाद युद्ध विराम की नीति वे आपस में अपना लेने का काम करते थे। और इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि फ्रांसीसी की असफलता और अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आप देखेंगे।
और आज का सीरीज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। पुनः हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ। तब तक आप सभी